इवनिंग बच्चों, आज हम क्रांतियों का युग क्लास 10th का पढ़ेंगे जो कि 1830 से 1848 के बीच चली। देखिए, इसमें सिर्फ क्रांतियाँ ही हुई, मतलब क्रांतियाँ भी हुई और विद्रोह भी हुए। इसलिए विद्रोह हुए क्योंकि उस समय निरंकुश राजतंत्र था। बुर्बो राजवंश का एक राजा था जो कि निरंकुश था और रूढ़िवादियों के वजह से वो सत्ता पर आसीन था, जो कि वो सुनता उनता किसी की था नहीं, खाली अपनी ही चलाता था। इसलिए अब जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे उन्होंने भयंकर विद्रोह किया इस समय के अंतराल में। उसी को हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लग गया। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग थे। आखिर क्रांतिकारी कौन थे? पहले देख लीजिए, इसमें प्रोफेसर थे, स्कूल अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार के मध्य वर्ग के लोग थे। इन्होंने ही इसके खिलाफ क्रांति की है। फिर उसके बाद से ऑटोमन साम्राज्य था। इटली और जर्मनी के कुछ राज्यों में ऑटोमन साम्राज्य था और आयरलैंड और पोलैंड के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे, तो इसके खिलाफ भी ये लोग भड़कते थे। कौन? क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी, क्योंकि निरंकुश राजतंत्र था ये ऑटोमन साम्राज्य। सेकंड पैराग्राफ हम देखते हैं। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। देखिए, अब जो पहला विद्रोह होता है इसके बीच में 1830 में हुआ, इसलिए 1830 से 1848 का समय दिया गया। 18 साल बहुत भयंकर विद्रोह होता है इसके अंदर। जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। आगे देखते हैं अब क्या होता है सेकंड पैराग्राफ में। जो कि पहला जो विद्रोह था 1830 में भड़का हुआ था, क्योंकि जो बुर्बे राजवंश का जो राजा था वो सत्ता पर आसीन था रूढ़िवादियों की वजह से, तो उसने बड़ा तहलका मचा दिया था। बड़ा मतलब अपने आप को ही समझता था, सब कुछ अपने लोगों को समझता था, बाकी गरीब का ध्यान रखता नहीं था। लेकिन उसको उखाड़ फेंका और उसकी जगह उन्होंने क्या किया? संवैधानिक राजतंत्र, मतलब संविधान के ऊपर बनाया गया कोई भी व्यवस्था चलेगी, संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। राजतंत्र तो रहेगा लेकिन संविधान के अनुसार भी वो राजतंत्र रहेगा, है ना। राजा संविधान को ही मान के जो भी फैसला करना होगा करेगा। आज इसका पहला अध्यक्ष कौन था बेटा? लुई फिलिप था। अब जो आप ड्यूक मेटरनिक था, बड़ा खतरनाक था ये, उसको बड़ा दिक्कत थी इन चीज़ों से, तो उसने क्या किया? फूट डालने के लिए क्या किया? जैसे अंग्रेजों ने हमारे को क्या किया था? फूट डाल के राज किया था, वैसे उसने फूट डालने क्या किया? एक डायलॉग बोल दिया, खतरनाक डायलॉग। उसने क्या बोला? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब उसने यहाँ पे फ्रांस को बहुत शक्तिशाली बताया, बाकी यूरोप के जो दूसरे राष्ट्र थे उसको कमज़ोर बताया। इससे गुस्सा होकर क्या हुआ? जो नीदरलैंड था वो अलग हो गया अपने आप को। उसने क्या किया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द, है ना, इसने यूनाइटेड किंगडम से अपने आप को अलग कर लिया। गुस्से में आ गया कि भाई हम मान लो मैं कमज़ोर हूँ, फ्रांस मजबूत है। अच्छा, अब देखते तीसरा पैराग्राफ। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वो था यूनान स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, दूसरी बात, जो पूरे यूरोप में जो राष्ट्रीय भावना का विकास किया, अब जो यूनान एक देश है, यूनान में भी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। इसके वजह से पूरे यूरोप के अंदर सब लोगों में एक राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी की भावनाएं भड़क उठी। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निवासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो कि प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। आगे कर देखिए, 15वीं सदी में जो यूनान था एक ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें इटली भी था, स्पेन भी था, तो कई देशों में उसका साम्राज्य चलता था ऑटोमन साम्राज्य का। तो इसके लिए उन्होंने संघर्ष कब से किया? 1821 से चालू कर दिया। और भी कई पश्चिमी यूरोपीय देशों का सपोर्ट मिला इसको, यूनान का, क्योंकि इनकी संस्कृति एक ही थी। देखो इसमें बेटा हेलेनिज्म लिखा हुआ है, मतलब एक ही संस्कृति थी। हो सकता है इनके पूर्वज कभी एक रहे हों, एक ही संस्कृति को मानते हों, तो इनकी संस्कृति भी एक ही थी, इसलिए सबने मिल के इसका विद्रोह किया था। आगे देखते हैं। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जन्म जुटाया। जो कवि थे, कलाकार थे, जानते हैं कवि अच्छा खासा लिखते भी हैं, कभी कभी बिल्कुल विद्रोह भड़का सकते हैं कवि चाह देंगे तो। और जो कलाकार थे उन्होंने अपने कलाओं से यूनान के लोगों को ये जगाने का प्रयास किया, यूरोपीय लोगों को ये जगाने का प्रयास किया कि जो सबसे पहले सभ्यता लाए थे यूरोप में, वो यूनानी ही थे।
मतलब ये आपको सभ्यता सिखाने वाले लोग हैं, मतलब यूनान के लोग। ये कवियों और कलाकारों के माध्यम से बात कही गई। तो अब जो यूरोप के लोग थे, अब यूनानियों को बड़े अच्छे नज़र से देखते थे, इसलिए उनका सपोर्ट किया, उनके साथ क्रांति में भागीदारी की। आगे देखते हैं, अंग्रेज जो कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहाँ 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हुई। अतः 1832 में कस्तंतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। कुल मिला के इसमें एक बहुत बड़े अंग्रेज कवि थे लॉर्ड बायरन, तो उन्होंने क्या किया, बहुत पैसों से इकट्ठा किया। भाई युद्ध में पैसे चाहिए ही, हथियार खरीदने, सब कुछ खरीदना तो पैसे चाहिए। लेकिन भाई साहब बहुत समय तक युद्ध लड़ नहीं पाए, मुश्किल से 2 से 4 दिन लड़े होंगे युद्ध। उसके बाद इनका निधन हो गया, बुखार हो गया। गोली से तो नहीं मरे, बंदूक से नहीं मरे, तलवार से नहीं मरे, लेकिन इनको बुखार हो गया था भाई साहब को। फिर आगे चल के अब लगता है कि भाई जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको लगा कि अब ये लोग मानेंगे नहीं, और नहीं मानेंगे तो मुझे मतलब वो उसके राजा को मार देंगे। तो उन्होंने कि सबसे पहले संधि कर लो। तो एक कस्तंतुनिया एक जगह पड़ता है यूनान में, आप देखेंगे यूनान के अगर मैप में देखें तो कस्तंतुनिया उस समय का एक जगह होता था। वहाँ पे इस संधि को किया गया था और यूनान ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की अपने आप को घोषणा कर दी, मान्यता दे दी, क्यों समझ गया था ऑटोमन साम्राज्य की अब मेरे बस का नहीं है इसको संभालना, तो इसको दे दो भैया, क्योंकि फालतू मार काट करेगा, मेरे को भगाएगा, मारेगा, पीटेगा, इससे बढ़िया इसको दे दो। आगे देखते हैं 3.1 में रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। देखिए बेटा, जो रूमानी कल्पना थी ये एक सांस्कृतिक टाइप की थी, है ना। और राष्ट्रीय भावना आप जानते ही, पहले समझा दिया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्र विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। देखिए संस्कृति में क्या क्या चीज़ आती है, पहले तो आप ये जान लीजिए संस्कृति में क्या क्या चीज़ आती है। आपको मालूम है? नहीं मालूम तो देखिए आपके सेकंड वाले और थर्ड वाले लाइन में लिखा हुआ, कला, काव्य, कहानी, किस्से और संगीत, ये सब संस्कृति में, संस्कृति का आपका हिस्सा है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। तो इन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई आज़ादी में। सिर्फ मार काट नहीं खाली और क्षेत्र विस्तार नहीं, खाली आज़ादी की भूमिका नहीं निभाई थी। आगे देखते हैं, अब हम रूमानीवाद को देखते हैं। रूमानीवाद क्या था? एक ये सांस्कृतिक आंदोलन था। सांस्कृतिक, क्योंकि यूरोप के कई देशों के लोगों की संस्कृति एक ही होती थी। तो एक खास तरह की एक सांस्कृतिक आंदोलन था ये, जिससे एक राष्ट्रीय भावना का विकास करने की इन लोगों की मंशा थी। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना किया, उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। देखिए जो रूमानी कल्पना को मानते थे, जो रूमानी लोग थे, उनका ये कहना था कि नहीं, विज्ञान को नहीं मानते थे, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ जाता है तो हम क्या होते हैं, धर्म से, रिलीजन से बहुत दूर हो जाते हैं। और जब हम धर्म और रिलीजन से दूर हो गए तो हमारे अंदर अब राष्ट्रवाद की, प्रेम की भावना बहुत कम रह जाती है। तो इन्होंने सोचा कि पहले तो इसको दूर किया जाए। इसलिए उनके क्या जो विज्ञान का महिमा मंडन था, मतलब विज्ञान को अच्छाई जो बताते थे ये लोग, उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया, बुरा आलोचना की। इन्होंने किसको माना? वही धर्म को ज़्यादा माना, है ना, भगवान को ज़्यादा माना, उस पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। आगे चलते हैं। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोग में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्म लोकगीतों, जन काव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण के परियोजना के लिए आवश्यक था। देखिए यहाँ पे 2 इंग्लिश शब्द हैं, दास वोल्क और वोलगेस्ट। दास वोल्क जो है एक ये जर्मनी शब्द है, उसका मतलब होता है कॉमन पीपल, आम लोग, और राष्ट्र का मतलब वोलगेस्ट होता है। तो उन्होंने बोला अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए एक साथ, इनकी संस्कृति को सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छा खासा एक कदम सराहनीय रहेगा, एक कदम। आगे देखते हैं। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। और ये चाहते थे कि सब लोग एक हो जाएं, सबकी संस्कृति एक हो जाए, ताकि ये लोग एक दूसरे से अच्छे से बन सकें, राष्ट्रवाद की भावना में बन सके। और सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस, नहीं, बोले कि आधुनिकता में भी, आधुनिक जमाने में भी ये लोग राष्ट्रवाद की भावनाओं से जुड़े रहें। यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। और अधिकतर ये कहाँ पे बात हुई थी? रोमानीवाद की जो कल्पना थी अधिकतर पोलैंड पर इसको आजमाया गया था, क्योंकि पोलैंड में क्या, हर जगह क्षेत्र विस्तार था। क्षेत्र विस्तार का मतलब पोलैंड में छोटी जगह में सब लोग अपने आप को मानते थे, कोई मतलब एक देश नहीं मानता उस टाइम पोलैंड को। तो पोलैंड को एक करने के लिए
इस तरह का कदम उठाया जाना बहुत ही ज़रूरी था। रोमानी संस्कृति पोलैंड के लिए बहुत ज़रूरी था, है ना, ताकि उनके अंदर एक देश की भावना जागृत हो सके। मसलन कैरोल कुरपिनस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत में गुणगान किया और पोलनेस और माजुर्गा जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। एक बहुत बड़े संगीतकार थे जिनका नाम था कैरोल कुरपिनस्की। इन्होंने क्या किया, अपने संगीत में से गुणगान किया किसकी, संस्कृति का, राष्ट्रीय भावना का, राष्ट्र प्रेम का, है। और पोलनेस और माजुर्का जैसे लोक नृत्य समझते हैं ना, ये दोनों लोक नृत्य थे और उसको आगे चल के उसी में इसको इन्होंने उल्लेख किया जो राष्ट्र प्रतीकों में बदल गए। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। देखिए, भाषा का भी बहुत, किसी भी राष्ट्र की भावनाओं का विकास के लिए भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि भाषा जब एक हो जाती है तो लोग अपने आप को एक देश का नागरिक समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है तो हम अपने आप को एक देश का नागरिक समझते हैं। तो वैसे ही एक अगर भाषा की एक इकाई होगी, अगर एक ही भाषा होगी पूरे देश की, तो एक अच्छा खासा राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का ये एक ही भाषा काम करती है। देखिए उसमें होता क्या, भाषा भी ने भी, है ना, ये तो हो गया बेटा। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। देखिए, जब रूस का कब्जा पोलैंड पे था तो वहाँ पे जितने भी स्कूल थे वहाँ पे पोलिश भाषा, पोलिश मतलब पोलैंड की भाषा, पोलिश भाषा बोलते हैं हम लोग उसको, तो जो पोलिश भाषा उसको हटा देगा, क्योंकि रूस जानता था अगर पोलैंड भाषा वहाँ से नहीं हटाई गई तो इन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना रहेगी और कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो इन्होंने रूसी भाषा को हर जगह लाद दिया जबरन, बोला कि नहीं इसको हटाओ, कोर्स को यहाँ से हटाओ। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया। हालांकि जो पोलैंड वासी थे उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह भी किया, लेकिन क्या करें भाई, उसको कुचल दिया गया। जैसे हमारे 1857 के विद्रोह को कुचल दिया गया था, वैसे यहाँ भी कुचल दिया गया। नई ताकत रहेगी बहुत ज़्यादा। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया और ये जानते थे कि जब तक कि भाषा एक पोलैंड में जगह जगह ये स्पीच देंगे, भाषण देंगे अपना कि भाई एक हो जाओ, राष्ट्रवाद की भावना जागेंगे। इससे बड़े इसको जेल में डालो, नहीं रहेंगे ना बवाल हो गया और हम आराम से गुलाम बना के पोलैंड को रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भूख, कठिनाइयाँ और जंग। सही बात है, कुछ समय जो था भूख की बड़ी समस्या थी, कठिनाइयाँ और जंग। जब भूख लगेगी तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जब लोग कठिनाई में आएंगे तो भाई जन विद्रोह का जन मतलब जनता, विद्रोह मतलब जनता का विद्रोह तो होगा। तो भूख का कारण क्या था? एक तो महामारी फैल गई, सूखा पड़ गया था। दूसरा, बहुत तेजी जनसंख्या बढ़ना चालू, जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ना चालू हुआ, लेकिन फसल उतनी तेजी नहीं बढ़ी। फसल कांस्टेंट थी, पहले की जैसे अभी उग रही थी। तो आखिर क्या करें लोग, वही दाम बढ़ने लग गए, रोटी के दाम बुरी तरह से बढ़ने लग गए। इससे गुस्सा होकर जनता ने विद्रोह कर दिया। यही आपके पूरे आगे देखते हैं हम लोग। 1848 ऐसा ही व्यवस्था, खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से देश के लोगों को सड़क छोड़कर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते 21 वर्ष सभी ऊपर मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। देखिए 1848 का ऐसा ही वर्ष था जिसमें खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी हो गई। लोग रोजगार नहीं मिल रहा था। रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। जगह जगह विद्रोह करेंगे, मारकाट करेंगे, फूकेंगे। तो वही उन्होंने किया। वहाँ के लोगों ने, लुई फिलिप जो वहाँ का राजा था, वहाँ से लोग छोड़ के भाग गया। बोला नहीं भागोगे तो अच्छे से पीटेंगे, और पीट पाट के ठीक कर देंगे। बोला ऐसे भागो। तो उसके बाद अब देखिए किसका शासन आता है। अब नेशनल असेंबली ने वहाँ पे क्या किया, नेशनल असेंबली बड़ी पावरफुल था क्योंकि था तो संवैधानिक राजतंत्र। नेशनल असेंबली के अंदर
अंडर में ही राजा संतुष्ट है। तो उन्होंने क्या किया, गणतंत्र की अपने देश को डेमोक्रेट घोषणा कर दी और वहाँ पे ये घोषणा की कि 21 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया गया और सबको रोजगार की गारंटी भी दी गई, जिसके लिए भाई सरकारी कारखाने स्थापित किए गए। आगे देखते हैं, इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था जो कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के गांव की घटना इस प्रकार बयान की। भैया 1815 में भी सिलेसिया एक जगह का नाम है, वहाँ भी ऐसे हुआ, जो बुनकर थे ना, जो बुनकर थे तो उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठेकेदार क्या करते हैं, सस्ता कच्चा माल देते थे, तो है ना, सस्ता कच्चा माल देकर कपड़े बनवाते थे, वही कपड़े बहुत महंगे उनको देते थे, वो खरीदने जाते थे, खरीदने के लिए मार्केट जाते थे तो बहुत ज़्यादा उसकी बोली लगाते थे। इससे वो गुस्सा हो गए और भयंकर उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। देख सकते हैं आप जो नीचे उस घटनाक्रम की कुछ लाइनें हैं लिखी हुई हैं, उस समय के जो पत्रकार थे विलियम वोल्फ ने, पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इन बुनकरों ने अब क्या किया, विद्रोह में देखिएगा, 4 दिन को दोपहर 2 बजे बुनकर की भीड़ अपने घरों से निकली और लोग कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंचे। ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियाँ दी गई। इसके बाद भीड़ घर में जबरदस्त घुस गई और चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर, चीनी मिट्टी के नशीले चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोसी गाँव में भाग गया, हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गाँव में स्वयं से विचार करते थे। वो 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद कर लौटाया गया। इसके बाद जो टकराव उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी। हुआ कि भाई बुनकर चल गए ठेकेदारों तो चले गए और भयंकर अब वही तोड़ फोड़ की, लूट लाट लिया, वो काट पीट दिए गए। उसके बाद जो ठेकेदार तो भागे गाँव छोड़ करके, लेकिन उनको दूसरे गाँव में भी श्रम देने से मना कर दिया। तो कहीं और चले गए। फिर 24 घंटे के बाद सेना को बुलाया गया। अब एक्चुअल बुनकर क्या तो बहुत होगा, उनके पास लाठी डंडा होगा, अभी बंदूक गोली तो होगा नहीं, लेकिन जब आर्मी आ गई तो 11 बुनकरों को वहाँ मार दिया सिर्फ ठेकेदारों के लिए, या कुछ आर्मी में भी गलती थी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगली टॉपिक में फिर हम बात करेंगे 1848 उदारवादियों की क्रांति।